चलिए, तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात की थी, स्ट्रक्चर की बात की थी, कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हाई स्पिन, लो स्पिन की बात की थी। ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक ले रहे हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब जैसे 11th में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लगभग वैसा ही है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नाम कुछ अलग देंगे और कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि टू और मोर कंपाउंड्स having the same molecular formula but different arrangement of atoms, are called isomers, ठीक है। and the phenomenon is called isomerism। ये क्लियर है अभी? तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट किसका? एटम्स का। तो उन दोनों कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। हम ये बोल देंगे कि कंपाउंड ए इस आइसोमर ऑफ कंपाउंड बी, या कंपाउंड बी इस आइसोमर ऑफ कंपाउंड ए। और ये जो आइसोमेरिज्म होने की प्रोसेस है कि एक ही कंपाउंड को हम अलग अलग कंपाउंड को हम एक ही जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्लियर है चीज़? अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है, जब हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जनरली हम उसको दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, इसके अंदर हम 4 आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। पहला जो होता है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा जो होगा दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, इसको सॉल्वेट भी बोलते हैं, है ना, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और फोर्थ है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म हो गए जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर है और स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में आते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से स्टीरियो के अंदर भी हम 2 पढ़ते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टिकल
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, जब हमने आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की तो हमने बोला कि आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल isomerism is again classified into four different categories. The first one is ionization isomerism, second is hydrate or solvate isomerism, third is coordination isomerism and fourth is linkage isomerism. इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्स्ट उठाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और फिर उसके अंदर वाले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है और कहाँ देखने के लिए मिलता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बोल रहे हैं द आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर formula but different structural arrangement, किसका, एटम्स का, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द CMI आर कॉल्ड, है ना, CMI क्या है पहले पढ़ चुके हैं, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है एटम्स का वो डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कैसे होंगे या कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पहला है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कैसे करें उसकी बात करें। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, है ना, हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सेस की बात करें। द कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव different ions in solution। ठीक है, ऐसे कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर उनको उनका सोल्यूशन बनाया जाए, उनको डिसॉल्व किया जाए तो सोल्यूशन में आने पर वो अलग अलग आयंस देते हैं, उनको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, है ना। अब कौन से कंपाउंड्स या कौन से कॉम्प्लेक्सेस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, वो सारे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन अगर उनका सॉल्यूशन बनाया जाए, मान लो मैंने दो कंपाउंड लिए ए और बी और दोनों को उठाकर मैंने पानी में डाला और डिज़ोल्व कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स बी डिज़ोल्व होने पर मुझे अलग अलग आयंस देगा सॉल्यूशन में, जबकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो वो सारे कंपाउंड जो हुए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, दे आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, और इस फिनोमिना को हमने बोल दिया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है ना। अब कौन से कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो वो सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो काउंटर आयंस होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है ना, वो लिगेंड की तरह भी बिहेव कर ले और दूसरे कंपाउंड में वो लिगेंड की तरह ना बिहेव करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अपन इसको समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी स्पीशीज़ जो हमारे कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, जो पोटेंशियल लिगेंड का काम कर सकता है, वो हमारे लिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज
अपन ले लें एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं अपन पेंटा अमीन, अपन ले लेते हैं पेंटा अमीन ब्रोमिडो। ठीक है, ये नाम कहाँ से आया अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो पेंटा अमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट ना, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया। इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा क्या, COBrNH3 एंड SO4, ये हमने कंपाउंड लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको उठाकर पानी में डालता हूँ, मैंने यहाँ H2O ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, पानी में इसको डिज़ोल्व किया है ना। तो डिज़ोल्व करने पर जब ये टूटेगा तो हमने पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट हम बनाते हैं, वो चीज़ कभी भी टूटकर अलग नहीं होती है। उसके बाहर जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है ना, इस तरफ और इस तरफ वाला जो जगह होती है, वहाँ से चीज़ें जो है वो टूट कर निकलती हैं। तो COBrNH3 ये टूट गया +2 चार्ज के साथ, और बाहर हो गया SO4 2- है ना। ये भी एक्वस में आया, मान लो ये भी एक्वस में आया, सपोज पानी में डिसॉल्व किया था हमने। तो जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मैंने तोड़ा तो मुझे जो आयन निकल कर आया बाहर वो कौन सा है, सल्फेट आयन है ना। ये आयन कौन सा हो गया मेरे लिए, सल्फेट आयन। अब जैसे हम केटायन और एनायन का टेस्ट लगाते हैं लैब में, जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो अगर मैं इस कंपाउंड को ले जाकर एनायन के लिए टेस्ट लगाता हूँ तो मुझे सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज मेरे सॉल्यूशन में कौन सा आयन आया है, सल्फेट में। मैं कोबाल्ट का टेस्ट या ब्रोमीन का टेस्ट अगर लगाने की कोशिश करूँगा तो नेगेटिव आएगा, बिकॉज अभी भी ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर यहाँ से Br निकल कर बाहर होता तो ब्रोमीन का टेस्ट मेरे लिए पॉजिटिव आता। क्लियर है। ये जो कंपाउंड होता है ये रेड वायलेट कलर का होता है, रेड वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स था। मैंने उठाया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयन निकल कर आया, दैट इज सल्फेट आयन। ठीक है, और इसी का टेस्ट मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब इसी की जगह मान लो मैं एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया पेंटा अमीन है ना, सेकेंड अपन लेते हैं पेंटा अमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला हो गया CO, ठीक है, और SO4 NH3 Br, ठीक है ना। और इसको उठाकर जब मैंने पानी में डिज़ोल्व किया H2O, जैसे हमने इस कंपाउंड की बात की थी तो कलर था क्या, रेड वायलेट। जब मैं इसकी बात करूँगा कंपाउंड की तो इसका कलर होता है रेड। ठीक है, इसको पानी में उठाकर डिज़ोल्व किया तो ये टूटकर मुझे दे रहा है SO4 NH3 विथ पॉजिटिव एंड प्लस में Br नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ जो आयन निकल कर आया दैट आयन इज ब्रोमाइड आयन। अब अगर मैं लैब में इस कॉम्प्लेक्स का टेस्ट लगाता हूँ सल्फेट आयन के लिए तो टेस्ट नेगेटिव आएगा, बिकॉज एक्वस सोल्यूशन में सल्फेट आयन निकला ही नहीं। सल्फेट आयन जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ लिगेंड, और लिगेंड और CMI साथ में है यहाँ पर। इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन लिगेंड नहीं था तो ये बाहर आया था, वैसे ही यहाँ पर Br बाहर आ रहा है। तो इस कंपाउंड का जब मैं टेस्ट लगाऊंगा लैब में तो मुझे जो टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा दैट विल बी फॉर Br नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूले वाइज देखें तो यहाँ एक CO कोबाल्ट है, यहाँ पर भी एक कोबाल्ट है, यहाँ एक Br ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर भी एक ब्रोमीन है। फ़र्क इतना है कि यहाँ ब्रोमीन जो है इट इज़ एक्टिंग एज ए लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड नहीं है, आयनाइजेशन स्पीशीज़ है। NH3 के टोटल 5, NH3 के 5, एक SO4 एक SO4। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब दोनों को सोल्यूशन में लेकर गए तो एक ने सल्फेट आयन निकाल कर दिया, एक ने ब्रोमाइड आयन निकाल कर दिया। तो वो दो कंपाउंड्स या दो सब्सटेंसेस या दो कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन सोल्यूशन में आने पर अगर अलग अलग आयंस देते हैं तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर है चीज़, है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको नोट्स जो दिए हैं है ना उसमें दे रखे हैं। ठीक है, और बाकी मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो अदर एग्जाम्पल्स कैन बी, है ना। दूसरे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है मान लो अपन ले लें COCl2 NH3 5
होल 5 नहीं, होल 4 और साथ में NO2 एंड CO NO2 NH3 का होल 4 Cl एंड Cl। क्लियर है चीज़। तो इस कंडीशन में अगर आप इसको आयोनाइज करते हो तो NO2 बाहर निकलेगा, और इसको अगर आयोनाइज करते हो तो Cl बाहर निकलेगा। तो दोनों में आयंस क्या निकलेंगे, अलग अलग, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर लेवल पर फॉर्मूला क्या है, सेम। ठीक है। तो ये ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पर अलग अलग आयंस निकल सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम हो, उनको हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिलेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, है ना। तो सेकंड हमारा हो गया हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की अब बात करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन वाइज देखें तो वो कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन उनके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर जो हैं वो अलग अलग हों लिगेंड में और क्रिस्टल लैटिस में, उनको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन लिखें, द कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but differ in the number of solvent molecules present as ligands in the crystal lattice ठीक है, are called सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, लेकिन जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो लिगेंड की तरह प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट हो, उनको हम बोल रहे हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, बिकॉज जब हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, है ना, स्पेसिफिकली वाटर कर दें तो उस केस में नाम क्या हो जाता है, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट नाम हम तभी यूज़ करेंगे जब सॉल्वेंट कौन हो, पानी। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो जिसका नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर फॉर्मूला सेम हो, तो उसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वाटर होगा तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में मैं लेता हूँ CrCl3H2O का होल 6, ये मैंने कंपाउंड लिया। ठीक है। इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, CrH2O का होल 6 और Cl3, है ना। इसको अभी छोड़ देते हैं, अपन ये वाला पढ़ते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो CrH2O का होल 6 और Cl3 लिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक क्लोरीन को अंदर लेकर आ रहा हूँ विच विल बी एक्टिंग एज ए लिगेंड, और एक वाटर बाहर कर रहा हूँ जो आयोनाइजेशन स्पीशीज़ हो। तो CrClH2O का होल 5, बचा बाहर Cl2 और एक आ गया H2O। अगले एग्जाम्पल में, है ना, मैं एक वाटर और बाहर कर रहा हूँ और एक Cl और अंदर ला रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया CrCl2H2O का होल 4 Cl.2H2O। अब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो ये तीनों कंपाउंड्स जो हैं तीनों सेम है। एक हो गया CrH2O का 6 Cr, है ना, एक CrH2O का 6 और 3 Cl, जिसमें Cr एक 5 H2O यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया 6 और 2 Cl और एक 3 Cl हो गए। यहाँ पर 1 Cl और 2 3 Cl, 4 और 2 6 वाटर और एक Cr। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर नंबर ऑफ एटम सबके क्या है, सेम है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या है, ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 है और एक बाहर है, यहाँ पर 4 है और 2 बाहर है। ठीक है ना। अब अगर मैं कलर के हिसाब से देखूँ तो ये जो पहला वाला कंपाउंड है ये वॉयलेट कलर का होता है, सेकंड वाला जो कंपाउंड है ये ब्लू ग्रीन होता है,
और थर्ड वाला जो कंपाउंड है ये डार्क ग्रीन होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो गई दोनों की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। अगर मान लो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने पानी में डिज़ोल्व किया तो जो 3 आयन बाहर निकले वो कौन से निकले? क्लोरीन के। जबकि इसको डिज़ोल्व करूँगा तो सिर्फ 2 ही क्लोरीन निकलेगा और इसको डिज़ोल्व करूँगा तो 1 ही क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, अब मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में इस कंपाउंड को डाला। जब मैंने इसको डिज़ोल्व किया तो 3 क्लोरीन के आयन इसी तरीके से जैसे तोड़ा था, ये पूरा टूटेगा तो +3 से बाहर और ये 3 क्लोरीन के माइनस आयन्स निकलेंगे। अब मैंने बाहर से इसके अंदर एक सोल्यूशन डाल दिया AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है जब वो डाला तो उसमें से सिल्वर और क्लोरीन मिलकर क्या बन गए? AgCl, और AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो गया। 3 क्लोरीन के तीनों आइटम्स प्रेसिपिटेट आउट हुए। यहाँ पर जब मैं प्रेसिपिटेट करूँगा तो 2 ही आयन प्रेसिपिटेट होंगे और यहाँ प्रेसिपिटेट करूँगा तो 1 ही आयन। क्लियर है ना? तो यहाँ तीनों कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, वो अलग अलग है। यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 6 के 6 एक्ट कर रहे हैं कैसे? लिगेंड की तरह। यहाँ केवल 5 लिगेंड है, यहाँ केवल 4 ही मॉलिक्यूल है जो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो जब इस तरीके का डिफरेंस होता है, अब अगर H2O की जगह कोई दूसरा लिक्विड हम ले लेते हैं, है ना, जैसे पायरिडीन हो गया या अल्कोहल हो गया, अगर ऐसा कोई लिक्विड ले लेते हैं सॉल्वेंट का, तो वहाँ पर हम आइसोमेरिज्म को नाम देते हैं सॉल्वेट, और जब हम H2O के साथ काम कर रहे हैं तो नाम दे रहे हैं हाइड्रेट। क्लियर है चीज़? ये हमने सेकेंड टाइप का पढ़ा। पहला आयोनाइजेशन पढ़ा था, दूसरा हाइड्रेट पढ़ा। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलते हैं जो है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ होगा और कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। दिस टाइप ऑफ isomerism occurs in compounds containing both cationic and anionic entities। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों एंटाइटी प्रेजेंट हो। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड होता है दोनों के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड में ये डिफर कर जाएंगे। ठीक, अब देखो इसका इसको आगे भी लिख ही लेते हैं। एंटाइटीज एंड द आइसोमर्स डिफर in distribution of ligands ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं कि ये क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी। जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिया मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें CONH3 का होल 6 प्रेजेंट है और CrCN का 6 प्रेजेंट है। ठीक है, ये कंपाउंड लिया मैंने, इसमें कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया और यहाँ क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया, इसी में उल्टा ले लेते हैं, Cr के साथ NH3 होल 6 है और CO के साथ CN 6 है। ठीक, तो इन दोनों कंपाउंड्स को अगर देखा जाए, एक कंपाउंड ये हो गया मिक्सचर दोनों का, एक ये हो गया, और दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में जो लिगेंड्स हैं, इसमें अमोनिया जो है दैट इज़ बाउंडेड टू कोबाल्ट। यहाँ पर जो अमोनिया है वो क्रोमियम के साथ है, यहाँ पर जो साइनाइड है वो क्रोमियम के साथ है, यहाँ जो साइनाइड है वो कोबाल्ट के साथ है। लेकिन अगर हम मॉलिकुलर लेवल पर देखें तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर CN की बात करें तो ये नेगेटिव लिगेंड होता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव एंटाइटी हो गई, यहाँ पर एक पॉजिटिव एंटाइटी हो गई, यहाँ पर ये पॉजिटिव एंटाइटी हो गई, ये नेगेटिव एंटाइटी हो गई।
ठीक है। तो इस तरीके से जब दोनों मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, दोनों कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे, तो दोनों में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम है सबके, कोबाल्ट के, क्रोमियम के, अमीन्स के, साइनाइड के। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बॉन्डिंग है लिगेंड की दोनों तरफ से वो डिफरेंट है ना। तो जो लिगेंड CMI से बॉन्ड करके बैठा हुआ है आइसोमर में, वो अलग अलग है, और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है चीज़? ठीक है। अब हमारे पास 3 हो गए। एक हो गया हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, आयनाइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ लिया हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और उसके बाद हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब हमारे पास 4th आता है जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम इन तीनों की बात करें, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उनमें चल रहा था जिनमें एक ऐसी स्पीशीज़ प्रेजेंट है जो पोटेंशियल लिगेंड का काम कर सकती है। मतलब इट कैन एक्ट एज एन आयनाइजेशन स्पीशीज़ ऑल्सो एंड इट कैन एक्ट एज अ लिगेंड ऑल्सो। तो यहाँ पर SO4 जो था वो आयनाइजेशन स्पीशीज़ का काम कर रहा था, यहाँ जो SO4 था दैट इज एक्टिंग एज लिगेंड। यहाँ पर जो Br था वो एक्ट कर रहा था लिगेंड की तरह, यहाँ जो Br है दैट इज एक्टिंग एज आयनाइजेशन स्पीशीज़। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म उसमें था जिसमें पानी सॉल्वेंट था, और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म वो था जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ़र करते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उनमें था जिनमें कैटायनिक और एनायनिक एंटाइटीज़ दोनों प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो होता है दैट इज़ बिटवीन दी लिगेंड्स। लिगेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ लिगेंड जो हैं जुड़े हुए कोबाल्ट और क्रोमियम के साथ वो अलग है, और यहाँ कोबाल्ट और क्रोमियम के साथ जो जुड़े हुए हैं वो अलग है। ठीक है। अब 4th आता है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल है जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड हो गया जिसके अंदर 2 डोनर एटम्स होते हैं जो बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही बॉन्डिंग करता है। अगर 2 डोनर एटम्स हैं बॉन्डिंग के लिए और दोनों एक साथ बॉन्डिंग कर लें तो उसको हम डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। लेकिन अगर 2 डोनर एटम्स होते हैं और कोई एक ही बॉन्डिंग करता है तो उसको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल है जिसके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ठीक है। अब इसको हम लिख लें, द कंपाउंड्स which have same molecular formula, which have same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ligand to the metal atom और आयन। ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो लिगेंड है वो जब CMI से या CMA से, एटम से या आयन से जुड़ेगा तो अलग अलग तरीके से जुड़ेगा, उनको हम बोल रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है। अभी हमने बोला था कि ये उन्हीं में होता है जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं ना। क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कंपाउंड्स containing एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है। जिनमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होगा उनमें देखने के लिए मिलेगा। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझें। जैसे एक लिगेंड है अपने पास NO2। ठीक है। इसी NO2 को अपन ONO भी लिखते हैं। ठीक है। NO2 जब लिखते हैं तो हमें बता रहे हैं कि जब ये लिगेंड जाकर किसी CMI या CMA से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा। उस केस में हम इसका नाम जोड़ते हैं नाइट्रेटो N। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटो N या फिर सिंपल नाइट्रो। ठीक है। नाइट्रो नाम लिख दिया या नाइट्रेटो N लिख दिया, मतलब यहाँ तो दिख रहा है कि बॉन्डिंग इज थ्रू नाइट्रोजन, लेकिन अगर आप नाइट्रो भी लिख देते हैं तब भी बॉन्डिंग किससे हो रही है,
नाइट्रोजन से। इसी तरीके से अगर ये वाला पूरा मॉलिक्यूल किसी मेटल से या किसी आयन से जुड़ता है थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटो ओ, है ना, या फिर सिंपल नाइट्रेटो। तो जब आप नाइट्रेटो नाम जोड़ेंगे देन इट इज़ बॉन्डिंग विथ ऑक्सीजन, और जब आप नाइट्रो जोड़ेंगे देन इट इज़ द बॉन्डिंग विथ नाइट्रोजन। नाइट्रेटो में ऑक्सीजन से बॉन्डिंग और नाइट्रो में नाइट्रोजन से बॉन्डिंग। क्लियर है? या तो आप नाम यूज़ कर लें नाइट्रेटो एन या नाइट्रेटो ओ। ऐसे और भी लिगेंड्स होते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड होता है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों से बॉन्डिंग है ना। थायोसाइनाइड होता है HCN, इसमें भी बॉन्डिंग हो सकती है। फिर आइसोसाइनाइड होता है NC, है ना। थायो आइसोसाइनाइड होता है NCS। तो ये एग्जांपल्स हो गए जो एम्बिडेंटेड लिगेंड का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब है ना, ये समझ में आ गया है ना। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं इसमें बॉन्डिंग थ्रू N होगी, इसमें बॉन्डिंग थ्रू O होगी। अब इसी नाइट्रो वाले का एक एग्जांपल लेकर चलते हैं अपन, है ना। एग्जांपल में अपन लेते हैं CONH3 का होल 5 ONO विथ Cl2। तो यहाँ बॉन्डिंग दिख रही है किससे होगी? ऑक्सीजन से। ONO लिखा है मैंने, है ना। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा लेता हूँ एग्जांपल, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन CONH3 का होल 5 NO2 और Cl2। तो यहाँ बॉन्डिंग हो रही है किससे? यहाँ बॉन्डिंग हो रही है थ्रू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ बॉन्डिंग हो रही है थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को कि सेंट्रल एटम में कौन है? CO। 5 लिगेंड ये और एक ये 6 लिगेंड के अंदर में पढ़ा था हमने VBT के अंदर कि स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास NH3 के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 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 और NH3, ये हो गए 5। और एक तरफ बॉन्डिंग हो रही है थ्रू NO2, यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसी की तरह अगर हम बोल रहे हैं थ्रू ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो रही है तो CO होगा, और इसमें ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यहाँ बॉन्डिंग हो रही होगी थ्रू ऑक्सीजन। बाकी जगह क्या आ गए? NH3, इस तरीके से। तो ये बाकी जगह हमने NH3 लगा दी। ठीक है, तो जहाँ NO2 से बॉन्डिंग हो रही है वहाँ थ्रू नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है। ऐसे कंपाउंड का कलर जो होगा दैट विल बी येलो, ये येलो कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे। और जहाँ ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो गई है यहाँ पर हमको रेड कलर के कंपाउंड्स मिलने लगेंगे। क्लियर है? तो जैसे ही बॉन्डिंग चेंज हुई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर है? और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, और इसमें होने वाला फिनोमेना हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे उसका आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज, ये 4 हमने पढ़ दिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्लियर है चीज़? चलो चलिए अब हम सेकंड कैटेगरी लेते हैं जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक बेसिक डिफरेंस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हो तब आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेंट्रल एटम है और उसके साथ जैसे लिगेंड जुड़े हुए हमने यहाँ देखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है। इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है, और सेकंड कंपाउंड में ये बॉन्ड यहाँ नहीं है, टूटा हुआ है, और जो बॉन्डिंग हो रही है वो नए मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है। क्लियर है? तो अगर मैं इस कंपाउंड का आइसोमर बनाऊंगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और टूटकर बॉन्ड करेगा थ्रू ऑक्सीजन। क्लियर है? इसी तरीके से जब हमने हाइड्रेट देखा था तो हाइड्रेट में भी क्या था कि अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है एज लिगेंड देन दे आर बॉन्डेड टू क्रोमियम, लेकिन जब सेकंड कंपाउंड में आया तो एक की बॉन्डिंग टूट गई, वो बाहर हो गया और क्लोरीन जो है वो आकर बॉन्ड बना रहा है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है, चाहे वो आयनाइजेशन हो, हाइड्रेट हो, कोऑर्डिनेट हो या लिंकेज हो, सबके अंदर बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड टूटते हैं या नया मॉलिक्यूल जुड़ता है या नया एटम आके जुड़ता है। हम ये बोल रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बदल जाते हैं। ठीक है, एटम उसी सेंटर एटम से जुड़ा हुआ है लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका जो अरेंजमेंट है वो बदल गया। ठीक, क्लियर है। तो जहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज होता है उसको हम बोल रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन जहाँ पर बॉन्डिंग टूटती है और बदलती है वहाँ पर आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लें क्या है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमर्स, दे आर दोज isomers which have the same molecular formula and chemical bonds but they differ, या फिर ऐसा कर लेते हैं, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। ठीक है, ऐसे आइसोमर जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और केमिकल बॉन्ड भी सेम है, जो एटम जिससे जुड़ा हुआ है वो उसी से जुड़ा हुआ है, बस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अगर इसको पढ़ें कि मान लो एक कार्बन मैंने रखा सेंटर में और उसके 4 बॉन्ड हैं, 2 ऊपर एक लेफ्ट एक राइट, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, 4 पर मैंने A B C और D जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने ऊपर के D को पकड़ा और 180 डिग्री का फ्लिप किया। ठीक है, तो A B C D जोड़ा था मैंने, तो B और D जो जुड़े थे वो फ्लिप हो गए, जहाँ D था वहाँ B आ गया, जहाँ B था वहाँ D आ जाएगा। है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं उसको घुमाऊंगा तो सिर्फ क्या हुआ कि अरेंजमेंट जो हुआ 3 डायमेंशनली वो चेंज हो गया, लेकिन एटम जहाँ बॉन्डेड था वो बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। तो जहाँ पर केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे ही रहे लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बदलता है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्स्ट हमने बोला था वो था क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म हो गए या वो आइसोमर्स हो गए जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं। ठीक है, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो सारे कॉम्प्लेक्सेस हो गए जिनमें सेम टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, एक ही टाइप के लिगेंड होंगे तो होमोलेप्टिक होगा, अलग अलग लिगेंड होंगे तो हेट्रोलेप्टिक होगा। जैसे CrH2O का होल 6, सारे 6 लिगेंड क्या है, वाटर सेम है तो होमोलेप्टिक। यहाँ देखें तो 1 Cl और 5 वाटर हेट्रोलेप्टिक। यहाँ देखें 2 Cl 4 वाटर हेट्रोलेप्टिक। तो जहाँ पर अलग अलग लिगेंड्स होते हैं वो हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स हो गए, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, और जहाँ पर सेम लिगेंड्स होते हैं वो होमोलेप्टिक हो गए। क्लियर है, डिफरेंट में हेट्रोलेप्टिक और सेम में होमोलेप्टिक। तो हम यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये बोल रहे हैं कि ये वो सारे आइसोमर्स हो गए या उन कंपाउंड्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि इसके अंदर जो भी लिगेंड हमारे एटम से जुड़ता है वो 2 तरीके की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। एक तो पोजीशन होती है ऑपोजिट टू वन अनदर और एक होती है एडजेसेंट टू वन अनदर। ठीक है, या तो वो ऑपोजिट हो सकता है या फिर वो एडजेसेंट हो सकता है। इन्हीं 2 पोजीशन के बेसिस पे हम आइसोमर्स को 2 अलग अलग नाम देते हैं। एक नाम देते हैं सिस आइसोमर और एक नाम देते हैं हम ट्रांस आइसोमर, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम 2 पढ़ते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, और दोनों पोजीशन के बेसिस पे, एक ऑपोजिट और एक एडजेसेंट। क्लियर है चीज़, है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसको अपन कैसे करें या कंपाउंड्स में कैसे देखा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 चीज़ें अपन ने बोली यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, क्या क्या लिख लें तो पहला है अकर्स इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है,
दूसरा है पोजीशन ऑफ लिगेंड्स कैन बी ऑपोजिट और एडजेसेंट। क्लियर है, जो लिगेंड जुड़े हैं वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, और इन्हीं पोजीशन के बेसिस पे हम सिस आइसोमर्स और ट्रांस पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखें, पहला अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर complexes with coordination नंबर 4। ठीक है, उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या उन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, वो दो कॉम्प्लेक्सेस जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बीबीटी में पढ़ा और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज जब हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी जितनी भी पोजीशंस हैं वो एडजेसेंट होती हैं एक दूसरे के। क्लियर है, तो उसमें हम ऑपोजिट वाला फंडा नहीं लगा सकते। इसलिए अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो ध्यान रखें, अगर आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब जिसके अंदर 4 लिगेंड हो। ठीक है, तो हमको ये तो मालूम है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा तो बनेगा, टेट्राहेड्रल होगा तो नहीं बनेगा। तो आप पहले हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। वहाँ से आप निकाल सकते हो कि उसके लिए बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है चीज़, ये थोड़ा सा टिपिकल है तो इसको आप याद रखें। अब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हमने बोल दिया कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये है कि एक मेटल एटम है और इस स्क्वायर के फॉर्म में उसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन चारों लिगेंड के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमको अलग अलग टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं। ठीक है, चारों लिगेंड सेम हो सकते हैं, 2 सेम 2 डिफरेंट, 3 सेम 1 डिफरेंट, है ना, इस तरीके से अलग अलग बन सकता है। तो अभी हम इसमें से जो पहला ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप लेते हैं Ma2x2, Ma2xy, Mabx2, Mabxy। ठीक है, इतने टाइप के। अब यहाँ पर ए बी और एक्स वाई क्या है, तो ए और बी जो है वो न्यूट्रल लिगेंड हो गए और एक्स और वाई जो है वो एनायनिक लिगेंड हो गए। एन बी ये हो गए क्या, न्यूट्रल लिगेंड्स, लाइक NH3 हो गया, है ना, H2O हो गया, CO हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक्स एंड वाई जो हैं ये हो गए एनायनिक लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, 2A मतलब सेम, 2X सेम, दोनों A सेम XY अलग अलग, दोनों X सेम AB अलग अलग और AB XY अलग अलग। ठीक है, अब इनमें अपन कैसे निकालेंगे आइसोमेरिज्म, अपन उसकी बात करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं
PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। 4 लिगेंड हो गए। तो हमने कंपाउंड लिया PtCl2 और NH3 का होल ट्वाइस, है ना। स्ट्रक्चर बनाया तो प्लैटिनम के साथ 2 NH3 जब हमने सेम साइड लगाए तो सिस फॉर्म आया, पेल येलो कलर का कंपाउंड। और जब हमने NH3 को डायगनली लगाया, Cl को डायगनली लगाया तो ट्रांसफॉर्म आया विच इज़ डार्क येलो। तो जब हम सेम साइड कोई ग्रुप लगाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड सिस फॉर्म, और ऐसा डायगनली लगाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कर रखा है यहाँ पर। हमने लिया PtCl Py दैट स्टैंड्स फॉर पायरिडीन, तो Py का होल ट्वाइस NH3। जब मैंने दोनों Py को सेम साइड लगाया तो सिस फॉर्म हो गया, दोनों पायरिडीन को डायगनली लगाया तो ट्रांसफॉर्म हो गया। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो दूसरे 2 ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ जहाँ पर चारों लिगेंड अलग अलग है, ABXL या ABXY, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं एक लिगेंड को क्या कर रहा हूँ, फिक्स, एक की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी A, है ना, और बाकी जो बचे BXL उसको मैं A के रिस्पेक्ट में ट्रांस लगा रहा हूँ। तो A के ट्रांस लगाया B, A के ट्रांस लगाया X, A के ट्रांस लगाया L X और B के साथ, और A के ट्रांस लगाया L B और X के साथ। क्लियर है। तो एक लिगेंड को हम फिक्स करते हैं और बाकी सबको ट्रांस लगाना शुरू करते हैं। अब यहाँ देखें तो सेकंड और थर्ड सेम है ना, इसमें A के ट्रांस में L, A के ट्रांस में L आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो देखेंगे कि फर्स्ट वाले में A और B जो है वो डायगनली है तो ट्रांस हो गया, सेकंड और थर्ड में A और B जो है वो ऊपर की तरफ हो गए तो सिस हो गया। तो ये 2 सिस फॉर्म हो गए और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये दोनों तो सेम है ही है, तो इसको किसी को भी ले लो इन दोनों के रिस्पेक्ट में। बाकी A और X के साथ वाला कोई दिख ही नहीं रहा है हमको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MABXL, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सारे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनका स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पहली कैटेगरी में हम वो ले रहे हैं जिसमें जो टाइप होगा वो होगा MA4X2, MA2X4 एंड MA4XY। यहाँ पर AXY वही है जो हमने पीछे पढ़े अभी। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो अब हम इसको आगे करते हैं ना। अब इसमें हमने ये सारे कंपाउंड लिए, इसके एग्जांपल्स लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं COCl2NH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये कौन से टाइप का हो गया, MA2X4, MA2X4, है ना। अब इसमें अगर हमको बनाना है सिस और ट्रांस तो हम क्या कर रहे हैं, CO रखा। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गई, तो एक ये बना लिया, एक और बनाते हैं CO और ये बना लिया, ठीक है। अब जो 2 ग्रुप अलग अलग हैं उनको बनाने के लिए हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले Cl और Cl लगा दिया और बाकी को यहाँ लगा दिया, NH3 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 और NH3, ठीक है। तो जब इस तरीके से क्लॉकवाइज आपने लगाया तो जो पहले 2 ग्रुप लगाए उस वजह से ये हो गया सिस फॉर्म सेम साइड में, और जब एक ऊपर और एक नीचे कर देंगे बाकी बचा क्या, NH3, है ना, NH3, तो ये हो गया क्या, ट्रांसफॉर्म। क्लियर है चीज़। तो सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप सेम साइड आ गए और ट्रांसफॉर्म में ऊपर या नीचे आ गए, ठीक है। इसी की जगह अगर मैं ऐसा कंपाउंड ले लेता हूँ जो कौन से टाइप का हो जाए, जिसमें A3B3 टाइप का हो जाए, सपोज सेकंड अपन ले लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA3B3। तो इस केस में कैसे बनाएं, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन CONH3 का होल थ्राइस और NO2 का होल थ्राइस, ये ले लिया MA3B3, है ना। अब इसके लिए सिस और ट्रांस बनाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है कि जब हम ये 3 लिगेंड वाला लेते हैं तो हम सिस और ट्रांस नाम ना यूज़ कर हम फेक और मर नाम यूज़ करते हैं, जहाँ पर फेक स्टैंड्स फॉर फेशियल आइसोमर एंड मर स्टैंड्स फॉर मेरिडियोनल आइसोमर। इसको कैसे बनाएंगे, CO, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, CO,
ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब जब हमको फेशियल बनाना है तो हम तीनों को सेम साइड रख रहे हैं, NO2 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 सेम साइड रख दिया, NH3 NH3 और NH3 सेम साइड रख दिया। इसको हमने बोला फेक आइसोमर या फिर फेशियल आइसोमर, सेम फेस पर, ठीक है। तो जब इस तरीके से ज्योमेट्री आएगी, इस तरह से सेम जुड़ा हुआ हो एक तरफ से, तो वो फेशियल हो गया, है ना। और जब हमको इसी का मेरिडोनल बनाना है तो हम इसमें ये वाला पोजीशन और ये वाला जो पोजीशन है इसको चेंज कर देंगे। जैसे NH3 था तो इसको ऊपर ले जाएं और NO2 था तो इसको यहाँ ले आएं, ख़त्म। बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पर भी क्या बचा, NO2 NH3 और NH3, है ना। तो ये जो बना इसको बोलते हैं मर आइसोमर या मेरिडियोनल आइसोमर, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा जब इस तरीके से जुड़ा हो। तो हम सिस ट्रांस नाम यूज़ करके हम फेक और मर नाम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर है चीज़, है ना। अब इसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं ऑक्टाहेड्रल जिनके अंदर हम डाइडेंटेट लिगेंड्स को भी यूज़ करते हैं। तो हम थर्ड कैटेगरी लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग octahedral complexes having didentate ligands, इसको बाइडेंटेट भी बोलते हैं। तो डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया MAA का होल ट्वाइस X2, ठीक है। AA मतलब 2 एटम होंगे इसके अंदर जो यहाँ से डोनर एटम का काम करेंगे। ये वाला A भी कर रहा है, ये वाला A भी कर रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है MAA का होल ट्वाइस XY, 2 XY दोनों अलग भी हो सकते हैं और XX दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, COEN का होल ट्वाइस Cl2, ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया विद चार्ज पॉजिटिव, है ना। इस कॉम्प्लेक्स का नाम या जो भी है वो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। यहाँ EN जो है दिस स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायअमीन, ठीक है। इसको हम ऐसा भी बनाते हैं CH2 और CH, इसके साथ एक NH2 जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड पे, ये H है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है NH2। तो CH डबल बॉन्ड CH, एक तरफ NH2 एक तरफ NH2, यहाँ दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। तो यहाँ से भी डोनर साइड का काम करता है, यहाँ से भी डोनर साइड का काम करता है, ठीक है। तो जहाँ पर 2 डोनर एटम्स हो और दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर पाए उसको हमने बोल दिया क्या, इथिलीन डायअमीन। ये क्लियर है। अब इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है सिस और ट्रांस, तो हम इसको कैसे बनाएं, CO हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये हो गई हमारी CO और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब 2 Cl अलग अलग है तो सेम ऊपर से शुरू करें, क्लॉकवाइज में Cl हो गया और यहाँ मिलकर के आ गया En और यहाँ मिलकर के आ गया En। सेम यहाँ Cl और यहाँ Cl, इधर और इधर En, इधर और इधर En, ठीक है। ये En स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायअमीन, मतलब इधर से जब बॉन्डिंग कर रहा है तो इस नाइट्रोजन के थ्रू और इधर से जब बॉन्डिंग कर रहा है तो इस नाइट्रोजन के थ्रू। आप इस ग्रुप को यहाँ खड़ा बना दो तो नाइट्रोजन इधर से बॉन्ड कर रहा है और इधर से बॉन्ड कर रहा है, सेम ऐसा है। तो जब इधर तरीके से जोड़ा अपने Cl को तो ये सिस फॉर्म हो गया, ठीक है। और जब ऐसे जोड़ा तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमने बना दिया। क्लियर है चीज़। हम 6 अलग अलग लिगेंड्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 6 डिफरेंट लिगेंड्स, है ना, वुड ऑल्सो एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर सारे के सारे सेम टाइप के लिगेंड हैं, MA6 टाइप के या 5 सेम है और 1 डिफरेंट है, तो उस केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है। हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कि अगर MA6 या फिर
A5B। अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये याद रखना है। 6 डिफरेंट होते हैं तो वहाँ हो सकता है, बट उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की तो हमने 2 कंपाउंड्स के लिए पढ़ा, एक पढ़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और एक पढ़ा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हमने देख लिया सिस और ट्रांस, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर के बाद हमने पढ़ा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हमने देख लिया सिस और ट्रांस। उसी में हमने एक और पढ़ा फेशियल और मेरिडियोनल, वो कैसे बनाते हैं वो देख लिया। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं तो वो कैसे बनता है हमने वो भी देख लिया। क्लियर है चीज़, है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड कैटेगरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड कैटेगरी लेते हैं अब, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन सब्सटेंसेस के अंदर देखने के लिए मिलता है जिनके अंदर ये टेंडेंसी हो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके, ठीक है। जब मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स आपको पढ़ाया था, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की पावर रखते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। और उस सब्सटेंस का वो टाइप जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि कंपाउंड ए मेरे पास है ना, और इस कंपाउंड ए के अंदर टेंडेंसी है टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमने बोल दिया कि ये जो ए है ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब इसी ए का एक दूसरा फॉर्म है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले का बी, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा दिखने में अलग है, और ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या कर रहा है, टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, इसको क्या बोल दिया अपन ने, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। क्लियर। तो ए और बी दोनों क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ए बी का ऑप्टिकल आइसोमर हो गया और बी ए का। जितना रोटेशन ए कर रहा है उतना ही रोटेशन बी भी करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गए। क्लियर है। इनको हम एनहांशियोमर्स या एनहांशियोमॉर्फ भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एनहांशियोमर्स और एनहांशियोमॉर्फ, ठीक है। अब अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है ना, राइट डायरेक्शन में घुमाता है, देन इट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा सिस और ट्रांस, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 हैं हमारे पास, डेक्स्ट्रो डिनोटेड बाय प्लस साइन और स्मॉल डी, एंड लेवो रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन और स्मॉल एल, ठीक है। अगर राइट में रोटेशन है तो डेक्स्ट्रो हो गया, और लेफ्ट में रोटेशन है तो लीवो हो गया, ठीक है। वो सारे सब्सटेंसेस जिनमें टेंडेंसी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। 2 सब्सटेंसेस जो सेम रोटेशन देते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, एनहांशियोमर्स या एनहांशियोमॉर्फ नाम से जानते हैं, ठीक है। राइट में और क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये
कि अगर मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है या 50-50% प्रेजेंट है, 50% डेक्स्ट्रो कंपाउंड है और 50% लीवो कंपाउंड है, मैंने लिया और दोनों का मिक्सचर बना लिया, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। और ये जो मिक्सचर्स होते हैं ये लाइट को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बिकॉज जितना टी रोटेशन होगा उतना ही एल रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं दे बिहेव एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कायरलिटी। दीज आर दे हैव द प्रॉपर्टी नोन एज कायरलिटी, जो हमने हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में पढ़ा हुआ था। ठीक है, और साथ में किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस को अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होना है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से मतलब है कि अगर उस कंपाउंड को मैं बीच से डिवाइड करता हूँ, काटता हूँ, तो वो दो इक्वल हाफ्स में ना टूटे, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है चीज़? तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट की बात की। हमने बोला कि वो सारे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को सेम रोटेशन शो करते हैं लेकिन ऑपोजिट, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाते हैं। राइट में रोटेशन डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में रोटेशन लीवो। इन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को हम एनहांशियोमर्स या एनहांशियोमॉर्फ भी बोलते हैं। अगर डी फॉर्म और एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर होगा, 1:1 का मिक्सचर होगा, 50-50% मिक्सचर होगा, तो उस मिक्सचर को हमने बोला रेसिमिक मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर जीरो रोटेशन देते हैं एंड दे बिहेव एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कायरलिटी, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टी या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होना है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये हुई बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सीबीएसई में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं टू ड्रॉ दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसको कैसे बनाना है हम वो देखें। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो सब्सटेंसेस लेंगे ऑप्टिकली एक्टिव जिनका हमको आइसोमर बनाना होगा, उसमें हम पहला ले रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA3। ठीक है, जहाँ पर डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड है 3 के नंबर में, है ना। जो AA मैंने लिखा है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। एग्जाम्पल में ले तो एग्जाम्पल में अपन लेते हैं COEN का होल थ्राइस। मैंने EN आपको बता दिया क्या है, इथिलीन डायमीन। या फिर अपन ले सकते हैं CROX का होल थ्राइस विथ -3। जैसे EN स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सलेट आयन। ठीक है, ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, COO- बॉन्ड COO-, ऑक्सलिक एसिड से बनने वाला। ठीक है, इसमें भी दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो सकती है, तो डाइडेंटेट लिगेंड हुआ। अब इस केस में अगर मुझे बनाना है, जैसे पहले अगर अपन इसकी बात करें CO वाले की, तो मैंने लिया CO और ये डाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक एक लिगेंड जो है वो 2-2 बॉन्डिंग करेगा, तो 3 लिगेंड मिलकर 6 बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मुझे जोड़ना है तो मैं क्लॉकवाइज जोड़ता चलूँ, यहाँ से और यहाँ से मैंने बॉन्डिंग EN से दिखा दी, इसकी और इसकी EN से कर दी, इसकी और इसकी EN से कर दी, ये बन गया। अब ये जो मैंने कंपाउंड बनाया इसी का मुझे दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, तो मैंने यहाँ बीच में एक मिरर लगाया। ठीक है, ये क्या है, मिरर, और मिरर में इसकी इमेज बनाई। ठीक है, तो मिरर वाली इमेज क्या हो जाएगी इसकी, ये ज्योमेट्री है, तो ये EN इस तरफ था, मिरर में देखेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये और ये इधर बॉन्डिंग करेगा, ये उधर चला जाएगा EN, है ना, और ये इधर बॉन्डिंग कर लेगा EN। क्लियर है? तो ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड हो गया पहला वाला, तो दूसरा क्या हो गया, लेवो कंपाउंड। इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल है। इसी तरीके से अगर OX वाला बनाना है तो CR, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये हो गई, CR ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, इसकी बॉन्डिंग और इसकी बॉन्डिंग OX से हो गई, ये और ये OX से बॉन्ड कर रहा है, ये और ये OX से बॉन्ड कर रहा है, और इसी की मिरर इमेज निकालने हैं अपन, तो मिरर इमेज में क्या आ गया, ये और ये OX हो गए, ये और ये OX से बॉन्ड कर रहे हैं, और ये OX से बॉन्ड कर रहे हैं। क्लियर है?
तो ये हमने उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनाया जो कॉम्प्लेक्सेस कौन से टाइप के थे, MAA का होल थ्राइस। क्लियर है चीज़। अब अगर मैं कोई दूसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, बी हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप, है ना, ये देखने में थोड़ा टफ लगता है बट है बहुत सिंपल, MAA का होल ट्वाइस x2, ठीक है, और MAA का होल ट्वाइस XY, ठीक है, x2 सेम भी हो सकता है, XY अलग भी हो सकता है, ठीक है। और एक दो क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो ये डबल बार बॉन्डिंग करेगा, तो एक दो बार कर रहा है तो दो चार बार और दो छः, चार और दो छः, ठीक है। तो अब इसमें देखें अपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसमें, सपोज COCl2En का होल ट्वाइस विद चार्ज पॉजिटिव। अब इसका बनाते हैं, तो CO ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, सेम दो Cl है तो क्लॉकवाइज चलेंगे अपन, Cl ये और ये बॉन्ड हो गया En से, ये और ये बॉन्ड हो गया En से। इसकी मिरर इमेज निकाल लें, तो मिरर इमेज क्या आ गई, CO, बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही हैं, ये Cl और ये Cl इधर आ गए, ये पलट के इधर आ गया En, और ये इधर आ गया En। ये अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म हो गया तो ये लेवो फॉर्म हो गया, है ना, सिंपल बनाना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है ना, अगर मैं इसी कंपाउंड के लिए, अगर मैं अभी इसको छोड़ दूँ, ऑप्टिकल को छोड़ दूँ और ज्योमेट्रिकल पे आ जाऊँ, तो इसके लिए जब मैं ज्योमेट्रिकल बनाऊँगा तो ये तो सिस फॉर्म हो गया Cl, ट्रांसफॉर्म बनाऊँगा तो एक Cl यहाँ होगा और एक Cl यहाँ होगा, ये दो En से जुड़ेंगे, ये दो En से जुड़ेंगे। क्लियर है चीज़। और उस केस में अगर मैं मिरर इमेज निकालूंगा तो सेम आएगी, Cl इधर और En इधर इधर होगा। तो जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी भी कंपाउंड के लिए जब बनेगा डेक्स्ट्रो लिगो तो सिर्फ सिस फॉर्म के साथ बनेगा। ये सिस फॉर्म था, ये उसका मिरर इमेज। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, PT Cl2En का होल ट्वाइस चार्ज +2, ठीक है ना। अब इस कंपाउंड के लिए पहले मैं सिस और ट्रांस बनाता हूँ। मैंने लिया PT, एक PT, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। सिस फॉर्म में Cl और Cl, En और En, है ना, ये हो गया सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में Cl और Cl, ये हो गया En और En, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं सिस फॉर्म का, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए ना, ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाऊं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाऊं तो क्या बनेगा, PT, ये था Cl, यहाँ था En, यहाँ था En। इसी की मिरर इमेज निकालते हैं, तो मिरर इमेज में हो गया PT Cl और Cl, En और En, ठीक है। ये सिस फॉर्म के लिए ना, सिस फॉर्म की मैंने मिरर इमेज निकाली। अब मैं ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज निकालता हूँ, PT Cl और ये En, ये भी क्या आ गए En। इसी की मिरर इमेज निकालें तो क्या आ गया, PT Cl मिरर इमेज में En और En। तो ये दोनों सेम हो गई ना, सेम इमेज हो गई। अगर मैं इसको उठाऊंगा और इसके ऊपर रखूंगा तो ये एक दूसरे पर क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी, है ना। तो जब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है देन इट इज़ कॉल्ड डाई स्टीरियोमर्स। ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर ना, ये बी होगा, मिरर इमेजेस। जहाँ सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती है उनको बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स। और जो डाई स्टीरियोमर्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये डेक्स्ट्रो लीवो नहीं दे सकते, है ना। इसको उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। इसका ये इधर वाला निकला हुआ है हिस्सा, ये उधर वाला निकला हुआ है तो ढकेंगे नहीं। ये हो गए नॉन सुपर इम्पॉसिबल
मिरर इमेजेस, इनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग में आपको ये समझाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मैंने बोला था ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो नोन एज इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमॉर्फ, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इनकी इमेजेस जो हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। अगर सुपर इम्पॉसिबल इमेज होगी तो वो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है चीज़? ये वाला कंपाउंड देख लिया है ना। अगर मैं एक ही लिगेंड लेता हूँ, सपोज डाइडेंटेट, जैसे यहाँ डाइडेंटेट 2 लिगेंड थे है ना। अभी अपन जैसे कैटेगरी अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप, अभी अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAAX2Y2। यहाँ एक ही लिगेंड कैसा है, डाइडेंटेट, बाकी 2 X हैं और 2 Y हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अगर अपन एग्जांपल में लेते हैं, सपोज ले लें CO, एक EN ले लिया इथिलीन डायमीन, और एक ले लिया NH3 का होल ट्वाइस, और एक ले लिया Cl2 का। क्लियर है? अब इस केस में अगर मुझे इसका बनाना है डेक्स्ट्रो और लीवो, तो कैसे बनाएं अपन? तो ये हो जाएगा CO, ये ऑक्टाहाइड्रल, CO, ये ऑक्टाहाइड्रल। डेक्स्ट्रो लीवो बना रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज होंगी। ठीक है, अब अपन इसमें भी क्लॉकवाइज चलें, पहले NH3 Cl और Cl, बाद में AN। ठीक है ना। ये अमीन ग्रुप था, A से शुरू होता है अल्फ़ाबेटिकल, तो मैंने पहले अमीन बना दिया, फिर क्लोरीन बना दिया, फिर इथिलीन डायमीन बना दिया। ट्रांस में करें तो NH3, अच्छा ट्रांस तो करना ही नहीं है, इसका वो बनाना है अपने को, तो मिरर इमेज में NH3 और ये दोनों सील इधर थे, तो ये Cl और ये Cl आ गया, और यहाँ कौन जुड़ गया, EN। ये हो गया डेक्स्ट्रोफॉर्म, ये हो गया लेवोफॉर्म। क्लियर है चीज़? तो ये उन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर ली जहाँ पर एक ही डाइडेंटेट लिगेंड था। ठीक है, इसमें क्लियर है ना। इसके अलावा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे EDTA हो गया, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट है ना, और भी दूसरे अगर कोई लिगेंड्स होते हैं पॉलीडेंटेट, तो उनके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, बट अभी वो हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारे काम का भी नहीं। तो यहाँ पर हमने आइसोमेरिज्म पूरा ख़त्म किया। क्या क्या पढ़ा हमने आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में। स्ट्रक्चरल में 4 पढ़े, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज। उनके एग्जांपल्स देखे। स्टीरियो में 2 पढ़े, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हमने अलग अलग कैटेगरीज देखी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में हमने देखा उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फिर हमने ऑप्टिकल पढ़ा, डेक्स्ट्रो और लीवो कैसे बनते हैं और किसके लिए बनते हैं। क्लियर है चीज़? तो बाकायदा आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। सिस्टमैटिक मैंने हर चीज़ लिख दी है। जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नोट्स बनाएंगे तो वीडियो को ध्यान से सुने, मैंने सारे पॉइंट्स बोले, आप उसको पॉइंट वाइज लिखें। क्लियर है चीज़? डेक्स्ट्रो लीवो के बारे में बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया है, कायरलिटी के बारे में मैंने बोला है, एनहांसोमर एनहांसोमॉर्फ के बारे में मैंने बोला है, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में बोला है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बोला। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ लिख कर रखें। बाकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पर करके। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम उसको वहाँ पर मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। यहाँ पर मैंने आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नाम कैसे देते हैं। जो मैं नाम लिख रहा था स्टार्टिंग में, जब हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ा तो हमने लिखा पेंटामीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट, या पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 2 ब्रोमाइड 3 ब्रोमाइड। तो ये नाम कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।